पैमाना क्या होना चाहिए रामाचंद्रन साहब? इसको विमलेंदु जी ने लिंक किया पहाड़ों में जिस तरीके का आपदा हम देख रहे हैं वहाँ से, आप उसको एक प्राकृतिक आपदा मानते हैं या फिर बेतरतीब विकास का नतीजा मानते हैं? देखिए, जहां तक पहाड़ी राज्यों का प्रश्न है, हिमाचल एक दृष्टांत है, उत्तराखंड दूसरा दृष्टांत है। उत्तराखंड तो राज्य बना काफी बाद में, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी काफी कुछ अधिक हो गया। बैठ कर मैं यही सोच रहा था कि ऐसे प्रदेशों में कुछ तरक्की लाना दिखाई दे, लोगों को पूरा जरिया मिलना है तो सड़कें बनना जरूरी होता है, हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप करना होता है, क्योंकि वही एक साधन उनके पास है, टूरिज्म को बढ़ावा देना जरूरी होता है। लेकिन ये सब करते समय कैसे हम बैलेंस रखें, ये सबसे मुख्य समस्या है। इसका मुझे कोई इमीडिएट कोई समाधान मुझे दिखता नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट एक और होंगे, डेवलपमेंट के जो चाहने वाले दूसरी तरफ होंगे, लोकल लोग भी कुछ हद तक, जब तक उनको ये समस्याओं का गंभीरता मालूम नहीं होता है, वो भी चाहेंगे कि हमें भी इस राज्य बनने का, विकास का फायदा मिले। तो कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विभिन्न प्रकार के इंटरवेंशंस के एनवायरमेंटलिस्ट कोर्ट के माध्यम से रुका हुआ है, तो वो एक साधन है। वहां थर्मल प्लांट तो लग नहीं सकता है, हाइड्रो पानी पर ही डिपेंडेंट हो सकता है। तो क्या हम उस तरह का कोई भी योजना पहाड़ी क्षेत्र में ना करें, ये एक बात है। लेकिन सवाल ये है कि जब हाल ही में जो देखने को मिला, उस प्रकार के समस्याओं से हमें कोई उसका ना लाभ होता है, नुकसान अधिक होता है। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह सोच समझ करके, विशेषज्ञों को लगा करके एक संतुलित निर्णय लेना आवश्यक होगा। वो पब्लिक चर्चा के बाद तभी इस काम में कुछ फर्क, बदलाव आ सकता है। अन्य कोई रास्ता मुझे दिखता नहीं कि जरूर डेवलपमेंट जरूरी है तो हम रोक नहीं सकते, उससे फायदा। और उसी समय इस तरह की बातों को भी देखना जरूरी है। और हर एक इंसिडेंट से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो सीखने को क्या मिला, अब सुधार ला सकता है, ये सोचना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। दरअसल इस पे जवाब लूँगा मैं गुलाम ज़िया साहब आपसे कि ये कैसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में कैसे हम लोग एक बैलेंस बना कर रखें, क्या रास्ता आपको कुछ दिख रहा है क्या? चूँकि रामाचंद्रन साहब ने कहा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है जिस तरह का विवाद यहाँ पे चला है। लेकिन इससे पहले मैं अद्वैत काला आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी अभी गुड़गांव में रहती है लेकिन बाहर जाती होंगी, कई बार पहाड़ों में जाती होंगी, हम लोग भी जाते हैं, तो अच्छे होटल मिल जाते हैं, अच्छी सड़कें मिल जाती हैं, ट्रैफिक कम रहता है, तो बड़ी खुशी होती है, चलो कितना अच्छा सरकार ने किया, यहाँ तो फ्लाईओवर बन गया, पहाड़ को काट के ही सही टनल बना दिया, तुरंत पहुँच जा रहे हैं, मनाली पहुँच जा रहे हैं, रोहतांग पहुँच जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो मन को दुख पहुँचता है कि ये सब तो हम लोग के लिए किया गया था, हम लोगों ने क्या हाल बना रखा है पहाड़ों का। आपको भी दुख होता है? क्योंकि मैं मूलतः उत्तराखंड की हूँ, तो वो मेरा राज्य है, मेरा गाँव है। ज़्यादा आपके दिल के करीब होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। और हर 2-3 साल में ऐसी कुछ आपदा आती है जिससे लोग बस मर जाते हैं और ना पता चलता है कि कहाँ गए, कहाँ दबे, पानी कहाँ ले गया। इतना बुरा हाल है वहां पे। और ये अनचेक्ड जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये बहुत दर्दनाक है। क्योंकि मुझे और भी चिढ़ लगती है कि आप टूरिस्टों के लिए 4 लेन हाईवे तो बना रहे हैं, पर आज भी कुछ गांवों में गर्भवती महिलाओं को खटाई पे उठा के ले जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता है उनको एक सड़क तक पहुंचाने के लिए कि वो अस्पताल जा सके। तो जब लोकल पॉपुलेशन को अभी इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से गुजरना पड़ता है अस्पताल के लिए, बेसिक स्कूल, बच्चों को स्कूल के लिए नदी को पार करना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए, आप उस पर फोकस करिए ना। आप 4 लेन हाईवे बना रहे हैं, आप पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, आप हमारी संस्कृति जो है उत्तराखंड की वो खत्म हो रही है। आपने ना भाषा को, ना को, किसी चीज को प्रिजर्व नहीं किया। पलायन इतना हो रहा है पहाड़ों से क्योंकि वहां पे नौकरियां है ही नहीं। और फिर आप कह रहे हैं आप नौकरियां ला रहे हैं, पर किस नौकरियां ला रहे हैं, किस तरह की नौकरियां ला रहे हैं? कुछ हो ही नहीं रहा। होटल्स बनवा रहे हैं, वहां पे भी वेटर और कुक की नौकरी ही मिल रही है लोकल लोगों को। तो कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, कहाँ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे लोकल लोगों को बढ़ावा मिले? वो बिल्कुल नहीं होता है। और याद रखिए, उत्तराखंड 4 धाम का स्थान है, तो वहां के जो लोकल लोग हैं उन सदियों से, पीढ़ियों से उन 4 धामों को सुरक्षित रखा है, पर आपको कोई परवाह नहीं है। वहां का
मूलतः जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है, वहां की संस्कृति के साथ क्या हो रहा है, वहां की भाषा कैसे भ्रष्ट हो रही है, आपको कोई परवाह नहीं है। और वहां पे जब ये आपदा आती है तो टूरिस्ट तो जाते ही हैं, पर लोकल लोग, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर चला जाता है, खेत चला जाता है, जान चली जाती है। और बस मैं आपको बता दूं, आखिरी आपदा नहीं है, और होंगी। एक बहुत बड़ा आने की आशंका है उत्तराखंड में। गुलाम जिया साहब, इस तरह के इस सेक्टर बताइए। मेरा ये मानना है कि अगर रेट्रोफिटिंग, चूंकि अब और तो कोई हल आपके पास है नहीं, आप कोई नया शहर तो नहीं बसा रहे जहां आपको मास्टर प्लानिंग से शुरुआत करने का एडवांटेज मिल रहा हो। यहाँ रेट्रोफिटिंग ही एक वाहिद हल है जो सारे जहां जहां पर भी इस किस्म के मसाइल हम देख रहे हैं उनको हल करने के लिए आपको वहां शहर कहीं और हटा के उस शहर को आप दोबारा ठीक करने का तो आपके पास साधन है नहीं, आपको रेट्रोफिटिंग करनी है। और उसका एग्जाम्पल हमने मुंबई में देखा है, जो ब्रिमस्टोन जो सिस्टम इन्होंने लाया था उसके तई कई सारे स्टॉर्म वाटर अरेंजमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग किए गए हैं, जिसकी वजह से काफी इम्प्रूवमेंट है। तो अगर मुंबई में इम्प्रूवमेंट है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मुंबई में मुकम्मल तौर पे इस चीज का हल पा लिया गया है, उस पर काम अब भी चल रहा है। और चूंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ एनवायरनमेंट के साथ ही साथ लगी हुई है, बंधी हुई है और चल रही है, तो दोनों चीजों को बैलेंस करना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन हल है शॉर्ट टर्म, यूं तो नहीं मुमकिन है कि अगले चंद महीनों में हो जाएगा, बिकॉज वो भी प्रोग्राम जो चल रहा है वो मेरा ख्याल है कम से कम 8-10 साल तक तो खींचा था, अब भी काम उस पर चल रहा है। लेकिन हल है मौजूद, अगर आप पूरी तरह से हिम्मत जुटा पाए, कन्विक्शन ले आए, तो इनका हल निकाला जा सकता है। कम से कम अर्बन एरियाज के बारे में मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि इसका हल मौजूद है। अब जो खास तौर से ऐसी लोकेशंस की बात हो रही है जो पहाड़ों में हो या इस चार धाम की खास जो स्पेशल लोकेशंस की बात हो रही है, उसके लिए शायद मैं अपनी नॉलेज को थोड़ा सा कम पाता हूं, क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद जॉब्स के लिए पलायन की बात हो रही है, शायद जॉब्स के लिए लोग वहां से कहीं और चल पड़े, लेकिन आई थिंक प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर। लेकिन कम से कम अर्बन एरियाज में तो इन मसाइल का हल मेरे ख्याल से मीडियम टर्म में निकाला जा, शॉर्ट टर्म मुश्किल है, मीडियम टर्म में डेफिनेटली निकाला जा सकता है। और फंडिंग की कमी नहीं है, ये शायद आज से 5-8 साल पहले फंडिंग कभी कम थी, अब फंडिंग की कोई कमी मुझे दिखाई तो नहीं दे रही है, क्योंकि 1.5-2 लाख करोड़ फंड जुटाने के लिए आप लोकल म्यूनिसिपैलिटी के बॉन्ड वगैरह जारी करने के परमिशन मिल चुके हैं, बहुत सारे रास्ते यहाँ पे। विमलेंदु, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी काम किया है, कि पहाड़ों में डेवलपमेंट का मतलब क्या माना जाए, कि पहाड़ के जो वास्तविक नेचर है उससे उलट कुछ करेंगे तभी डेवलपमेंट होगा? क्या डेवलपमेंट और पहाड़ के वास्तविक नेचर में कोई तालमेल बैठा के डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते हैं क्या? एकदम हो सकता है, लेकिन बहुत बार जब हम इस डिबेट में पढ़ते हैं ना कि हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में द्वंद्व के बारे में, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। मतलब मैं कहूंगा कि ये जबरदस्ती की हम बात करने की कोशिश करते हैं, और जबरदस्ती को हम एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, एक दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि वो लार्जर जो कमर्शियल नैरेटिव है जो कि नॉनसेंसिकल नैरेटिव है, उसको प्रेरणा देता है। इसके कारण हम बार बार ये बैलेंस के बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल थिंग है कि देखिए सर, अगर आपको कोई कहे कि 200 किलो लेकर के आप चलें, तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो 200 किलो उठा सकते हैं अपने कंधे पे। तो हम सबों की कैरिंग कैपेसिटी है, इंसानों की कैरिंग कैपेसिटी है, मकान की कैरिंग कैपेसिटी है, ट्रक्स की कैरिंग कैपेसिटी है, पेड़ों की और टहनियों की कैरिंग कैपेसिटी है, उसी तरह हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी है। और हम तो विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुके हैं, और सारे साइंटिस्ट ने पिछले 60, 70, 100 सालों से कहा है कि हिमालयन इकोलॉजी जो है वो एक बहुत ही एक फ्रेजाइल इकोलॉजी है। उस पे आप कैसे काटें, कितना काटें, वो बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने देखा है कि जो लगभग 300 से 400 सड़कें टूट गई हैं और सड़कें उखड़ गई हैं, क्यों? क्योंकि पेड़ आपने वहां के काट दिए। तो आप मोबिलिटी को आप प्रायोरिटी देंगे और तो वो विनाश होगा। आप एक ही सड़क को आप बार बार बनाइए, उसको अगर आप कहते हैं कि उसको विकास कहते हैं, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट देखें, उस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर वहां पे स्लोप है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए,
अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में रामचंद्रन जी कह रहे थे कि बिजली कैसे लेके आए, अरे बिजली आवश्यक है या जीवन ज्यादा आवश्यक है? बिजली आवश्यक है। मैं शहर में रह करके मैं 24 घंटे बिजली में रहता हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा अरे मैं वो तो लालटेन की दुनिया में रहे, मैं इसकी परिकल्पना नहीं कर रहा, मैं लेकिन कर रहा हूं कि उसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी है क्या, उतने बड़े डैम बनाने का। स्पेसिफिक, हाँ, मैं थोड़ा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं कि पहाड़ों में मान लिया जाए कि मनाली की बात कर लें, हम वहाँ पे ये ना देखें कि लोग कितने जा रहे हैं, हम ये देखें कि वहाँ पे 2 लेन को 4 लेन बनाने की क्षमता है कि नहीं उस पहाड़ में, बजाय ये कि 4 लेन की गाड़ी जा रही है इसलिए 4 लेन बना दो। क्यों आप ये कहना चाहते हैं? वही है जी, जैसे कि आप दिल्ली में आप सड़कें 8 लेन की बना लीजिए ना, लेकिन वहां अगर पहाड़ को आप 45 डिग्रीज जो आपको साइंटिस्ट कहते हैं कि आप 45 डिग्री से कम में पहाड़ ना काटे, नहीं तो लैंडस्लाइड होगा। आपको कहा जाता है कि आपको फ्लड प्लेन में कोई भी चीज निर्माण ना करें, जो कि बार बार सारे साइंटिस्ट कह चुके हैं, लेकिन सारे के सारे हाईवेज अगर वहीं बने हैं और आपको पता है कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं जो हैं वो ज्यादा और हो रही हैं, तो आप नदी के तट पे कोई भी विकास की परिकल्पना क्यों करते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स है। आप कोई भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्यों नहीं होता है? अगर आप पेड़ काटेंगे, ये मतलब मूर्ख वाली बात है कि अगर आपने एक एल्यूवियल लूज हिमालयन फ्रेजाइल इकोसिस्टम में के देवदार के पेड़, आपको जान के चकित होंगे आप कि जिस जगह वो हरसिल की जो घटना हुई थी उसके ऊपर 70 किलोमीटर का जो पूरा गंगोत्री का रास्ता है, उसमें फिर से इस दुर्घटना के बावजूद 2800 पेड़ों को काटने का परमिशन सरकार ने दे दिया है। तो आपको यहां से देहरादून जल्दी पहुंचना है, 3 घंटे में पहुंच जाए, या फिर देहरादून जिंदा रहे, मसूरी जिंदा रहे। हाँ, लोगों को एजुकेशन की व्यवस्था, हम पता है क्या करते हैं, और आज से नहीं 40 साल से करते हैं, और सरकार करती है ये कि हम किसके नाम पे पर्ची फाड़ते हैं। हम किसी और के नाम पे विकास की परिकल्पना तो करते हैं, लेकिन वो होता किसके लिए है? वो मेरे आपके अमीरों के लिए बहुत बार हम परिकल्पना करते हैं। लेकिन एक चीज है कि नदी की तो अपनी व्यवस्था है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि 10 स्टेक होल्डर्स है, नदी भी एक स्टेक होल्डर है ना, उसमें जंगल भी एक स्टेक होल्डर है, और वही हो रहा है। अगर आप इससे नहीं सीख लेंगे, आज आप देखिए, आपने भी अपने चैनल पे दिखाया मनाली के जो ब्रिज और जो पुल और सब टोल पे नदी बह रही है, तो किसकी गलती है? जिसने टोल नदी के ऊपर बनाया वो ना, और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं फिक्स करती है सरकार या फिर हमारे न्यायालय कि वहां पे हमने, आप देखिए जोशीमठ जो है वो धंस रहा था, उसी तरह आप देखिए बंबई के कितने लाखों पेड़ों को काट करके कोस्टल रोड बना रहे हैं ताकि लोग एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने जल्दी पहुंच जाए। अगर भाई साहब शहर ही नहीं बचेगा, अगर हिमालय ही नहीं बचेगा, अगर लोग ही नहीं बचेगा, आपकी उम्र 10 साल कम हो रही है लेकिन बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बिजली में जी रहे हैं, लेकिन सांस जो है प्रदूषित ले रहे हैं, तो ये तो मूर्खता वाली बात होगी। तो फिर इसका एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। और इस बार जो प्राकृतिक आपदा आई है पहाड़ों में, वो वाकई इन सारे सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। और हम जब वहाँ पे कोई टाउन प्लानिंग करें, डेवलपमेंट का काम करें, तो इन सारे पहलुओं पर गौर करने को अब हमें मजबूर होना पड़ेगा, वरना दिनों दिन हालात और ज़्यादा बदतर होंगे और शायद और भयावह तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। आप सही मेहमानों